अपन ये देख लेते हैं तारा बनते कैसे हैं। जो प्रकाश वर्ष क्या है, बाहरी क्षेत्र में हाइड्रोजन से हीलियम की प्रोसेस चल रही है। रेड कलर का जब ये दिखता है तो उनको क्या बोलते हैं, ये लाल दानो तारा है। आगे मैंने क्या कहा कि अंदर का हीलियम समाप्त, हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है, अब हीलियम बचा है। तो हीलियम अब अंदर क्या करता है कि हीलियम बदलने लगता है कार्बन में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। अभी तक अपन ने जितने भी अपने पुराने वीडियो हैं, 4-5 वीडियो जो मैंने बनाए, उनमें अपन ने अक्षांश, देशांतर, समय रेखा, मानक समय रेखा और तिथि रेखा, साथ में पृथ्वी का घूर्णन, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अपन ने ली। अब उन सब जानकारी लेने के बाद आगे आज का अपना टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अपन जानकारी आज अब देखेंगे। ब्रह्मांड से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रह्मांड यदि बात करें तो ब्रह्मांड में सौरमंडल भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत पृथ्वी भी है, पूरे ग्रह भी आएंगे। ठीक है, पूरी जानकारी ब्रह्मांड की अपन देखेंगे। देखो, ब्रह्मांड शब्द से आप समझिए इसका मतलब क्या निकलता है। अच्छा, ब्रह्मांड से एक शब्द आप ले सकते हो ब्रह्म। ब्रह्म का सेंस, वैसी जो अपनी भारतीय कल्चर है उसमें ब्रह्म का सेंस होता है सर्वज्ञाता। मतलब ऐसा ना उसका आदि है ना अंत है, ऐसा कुछ ब्रह्म का अर्थ अपन लोग निकालते हैं। तो वहीं से लगभग वहीं से शब्द बना है ब्रह्मांड, कि इसका ना तो अंत है, अभी इसकी खोज रिसर्च जारी है। और ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें लगातार रिसर्च हो रही है। कि अभी सुपर क्लस्टर देखा गया 2017-18 में, खोज की बहुत सी दूरबीनें, नई दूरबीनें लगाई गई। जैसे आपको पता होगा कि ये राजस्थान के उदयपुर में एक फतेह सागर झील है, वहाँ पर मास्ट करके एक दूरबीन लगाई गई है जो अपने उसका अध्ययन कर रही है ब्रह्मांड का, कि ब्रह्मांड में क्या है। सूर्य का प्रति मिनट के हिसाब से उसकी तस्वीरें कैप्चर कर रही है दूरबीन। और साथ में जो दिन के समय क्या काम है उसका, रात के समय ये काम है, और दिन के समय उसका काम ये है कि जो वायुमंडल में, मतलब ब्रह्मांड में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसकी जानकारी वो वहाँ से देखी जा रही है। इस तरीके से अब देखो ब्रह्मांड में क्या है कि ये कुछ मैंने नाम पहले से लिख रखे हैं ताकि आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। देखो, सबसे पहले टॉलमी जी आते हैं। अच्छा, आपने इतिहास में भी इनका नाम सुना, ज्योग्राफी में भी इनका नाम सुन रहे हो। ये टॉलमी जी ये हर जगह कुछ ना कुछ खोज करते रहते थे। ये जो कुछ है इनका कोई और दूसरा काम ही नहीं था, ये केवल यही करते थे, कुछ नई खोजें करते थे। देखो, टॉलमी जी सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट टॉलमी ने क्या दिया, कॉन्सेप्ट का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जियोसेंट्रिक। क्या दिया, जियोसेंट्रिक करके एक कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को हिंदी बोलते हैं अवधारणा। ये ज्योग्राफी के शब्द हैं, आपको यही शब्द हिंदी में लिखने पड़ेंगे और समझने भी पड़ेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट। तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, टॉलमी ने दिया था। डायरेक्टली यहाँ से फैक्ट पूछेगा कि टॉलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया था या कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो जियोसेंट्रिक, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको लिख भी सकते हो आप। जियोसेंट्रिक का मतलब ये है कि ये इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है, अपनी जो पृथ्वी, जो ग्रह अपना पृथ्वी है, वो ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। इन्होंने क्या कहा, जियोसेंट्रिक उदाहरण में क्या कहा कि जो अपनी पृथ्वी है, मान लो कि ये अपनी पृथ्वी है, ये केंद्र में है, बकाया सभी ग्रह इसके सूर्य, चंद्रमा, जितन जो कुछ भी है सब इसके आगे, बीच में केवल पृथ्वी है। ये जियोसेंट्रिक अवधारणा कहलाती है। और ये जियोसेंट्रिक अवधारणा किन्होंने दी थी, टॉलमी जी ने दी थी 140 ईस्वी। देखो, इसकी सन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे कुछ चीजें आपको बस इतना देखना है कि टॉलमी ने अवधारणा दी, एक कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा दिया, जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्लियर, ये अवधारणा टॉलमी ने दी, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आते हैं निकोलस कोपरनिकस। आपने भली भांति इनका भी नाम सुना होगा। देखो, कोपरनिकस ये कैसे आए, पहले सब लोग यही मानते रहे कि पृथ्वी केंद्र पे है, रिसर्च चलती रही। जब कोई गलत मानता थी, लोग खोज कर रहे थे, उनको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। क्यों, क्योंकि टॉलमी जी ने पहले बता के रखा था कि भाई नहीं, पृथ्वी केंद्र पे है, ये लोग जो भी रिसर्च करें, जो भी करें, सब गलत हो। फिर कोपरनिकस जी आए, निकोलस कोपरनिकस जी, उन्होंने एक दूसरी अवधारणा दी कि नहीं, टॉलमी साहब जो हैं वो आप गलत बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पृथ्वी केंद्र पे नहीं है।
तो निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा कि पृथ्वी केंद्र पर नहीं है, टॉलमी जी आप गलत कह रहे हो। उन्होंने एक अवधारणा दी जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक। इन्होंने टॉलमी की अवधारणा को खारिज कर दिया और इन्होंने क्या दिया, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दे दी। देखो, जब गलत अवधारणा रहती है, गलत कोई सिद्धांत रहता है, तो उसमें जितनी भी रिसर्च करेंगे पूरी की पूरी गलत तरीके से ही जाएंगी। अब कोपरनिकस ने जब ये 1543 में ये सिद्धांत दे दिया, इन्होंने ये कहा हेलियोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी भाई केंद्र पर नहीं है, केंद्र पर है सूर्य, और इसके चारों ओर पे इसकी पृथ्वी चक्कर लगाती है और समस्त ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। जब ये बात इन्होंने कही, तब इसके बाद जो रिसर्च और आगे जो ये अपने भूगोल शास्त्र वाले जितने भी आए, जो खगोल शास्त्री, वो और अध्ययन करते रहे, तो उनको मिला कि हाँ ये बात सही है कि पृथ्वी केंद्र पर नहीं है, सूर्य केंद्र पर है, और उससे रिलेटेड आगे देखते गए तो चीज़ें लगभग उनको सही तरीके से मिलती गई। तो आपको दो चीज़ें देखो यहाँ से, दो फैक्ट, टॉलमी जी ने अवधारणा दी जियोसेंट्रिक और निकोलस कोपरनिकस जी ने अवधारणा दी हेलियोसेंट्रिक। दो बातें हो गई। इसके बाद ये महान पुरुष आए गैलीलियो। इन्होंने गजब कर दिया। गजब कैसा क्या कर दिया कि इन्होंने कहा कि हर चीज़, एक इन्होंने दूरबीन का निर्माण किया, दूरबीन बनाई, और यहीं से बैठे बैठे मतलब पृथ्वी से बैठे बैठे आकाश को देखते रहे। इन्होंने सबसे पहले दूरबीन के निर्माण करता गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें एक और है, कोपरनिकस में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ना टॉलमी टिक करना है, ना गैलीलियो टिक करना है, क्या करना है, निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। क्लियर, बात क्लियर हुई कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। ठीक है, और गैलीलियो का क्या है कि यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पहली बार दूरबीन का प्रयोग करके आकाश को देखने वाला शख्स का नाम बताओ, या इंसान कोई ऐसे खगोल शास्त्री का नाम बताओ, तो कौन है वो, गैलीलियो जी है, जिन्होंने 1609 में की। अच्छा, जब दूरबीन यहाँ से आई, और आज मैंने आपको बताया कि अभी एक दूरबीन कहाँ है, फतेह सागर झील में एक शोध केंद्र है, वहाँ पर रखी हुई है, उसकी आगे और अभी अपन चर्चा करेंगे। इसके गैलीलियो जी के बाद आए विलियम हर्शेल 1805 में, इन्होंने भी खोज करना चालू की। हर्शेल जी ने क्या किया कि इन्होंने भी दूरबीन से आकाशगंगा और सौरमंडल के बारे में जानकारी कुछ कलेक्ट की। इन्होंने कहा कि इनकी ये जो विलियम हर्शेल जी है, इन्होंने आकाशगंगा और सौरमंडल से संबंधित जानकारियों को कलेक्ट किया, और ये कहा कि जो अपना सौरमंडल है, जो अपना सूर्य का जो मंडल है, पूरा जो सूर्य है, इसका जो पूरा मंडल है, सौरमंडल है, ये आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है। ये किन्होंने कहा, ये विलियम हर्शेल जी ने कहा। क्लियर। इसके बाद आए अपने एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल कब आए, 1925 में एडविन पी हब्बल जी आए। इन्होंने जो ब्रह्मांड है उसका व्यास बताने की कोशिश की, 250 करोड़ कुछ प्रकाश वर्ष के समथिंग इन्होंने व्यास बताया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर के तीन, टॉलमी 140 जियोसेंट्रिक अवधारणा, मतलब इनका क्या था कि पृथ्वी केंद्र पर है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, ये टॉलमी ने कहा। कोपरनिकस जी आए, उन्होंने कहा नहीं टॉलमी जी ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक नई रिसर्च की, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अवधारणा दी, एक कॉन्सेप्ट नया दिया। कौन सा दिया, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया, और उसमें इन्होंने ये कहा कोपरनिकस जी ने कि पृथ्वी केंद्र पर नहीं है, सूर्य केंद्र पर है। दो बात हो गई। तीसरी बात, ये गैलीलियो जी, इनका केवल एक ही चीज़ है, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार किया। और उसी दूरबीन का आविष्कार सेंस मतलब ऐसा है कि दूरबीन से ही पहली बार आकाश को देखने का काम गैलीलियो जी ने किया। हर्शेल जी, इन्होंने सौरमंडल और आकाशगंगा, ये कहा कि जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। ये कौन है, विलियम हर्शेल जी। अब एडविन पी हब्बल जी, एडविन पी हब्बल जी ने क्या किया कि ये ब्रह्मांड का व्यास बताने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, यहाँ तक बात, ये 3-4 चीजें यहाँ क्लियर कर ली। अब इसके बाद इसके आगे क्या है कि अब 3-4 सिद्धांत अब यहीं से ये आए कि जो पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी आखिरकार बनी कैसे, सबको पता है आपको। इसके 2-3 सिद्धांत हैं, पृथ्वी के निर्माण के 2-3 सिद्धांत हैं। उसमें से एक सिद्धांत ऐसा है कि जो लगभग आप सब लोग उस सिद्धांत को जानते होंगे। ब्रह्मांड की, सॉरी पृथ्वी कह रहा हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं,
और उसमें से 2-3 सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत सब लोग क्या है, ये अपना अगला जो हेडिंग रहेगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पहला सिद्धांत है बिग बैंग। बिग बैंग 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 सिद्धांत। सिद्धांत अच्छा देखो, इसमें क्या, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब होता है विस्फोट, मतलब बड़ा विस्फोट। तो इसका एक नाम और आपने सुना होगा, महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत यही है। बकाया और है 3-4 में उनके, केवल जिन्होंने सिद्धांत की खोज की है, जिन्होंने सिद्धांत बनाया उनके नाम पर लिखेंगे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत यही है। इस सिद्धांत में है क्या, केवल कहानी सुननी है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल इसके आपको पहले ये तो ये क्लियर कर लेते, ये बिग बैंग सिद्धांत दिया किसने। देखो, एक जो खगोल शास्त्री हैं जॉर्ज लेमेतेयर, जॉर्ज लेमेतेयर, ये खगोल शास्त्री, इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की है, बिग बैंग सिद्धांत की। अच्छा देखो, हुआ क्या कि इन्होंने जो खोज की और इन्होंने पाया कि जो अपनी ये जो ब्रह्मांड पूरा बना है, तो पहले ये क्या था कि एक ऐसे तप्त लावा के रूप में बना, उसके बाद ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि इसमें विस्फोट हो गया और छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और उनके ठंडा होने के बाद अलग अलग ग्रहों का निर्माण हो गया, जिसमें अपनी पृथ्वी भी आती है। मुख्य रूप से मेन इसका सारांश पूरे सिद्धांत का यही है। जब ये बात हो गई, अब ये आधुनिक काल चल रहा है, एक हिसाब से देखा जाए 21वीं सदी, कोशिश, अब ये सिद्धांत ये दे करके तो चले गए, अब इसको बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया वैसे ही शोध करने की कोशिश की गई। एक सर ने, एक संस्था है, उस संस्था ने एक इसी तरीके का एक बनाया सिस्टम जमीन के अंदर पूरी तरीके से की, और ऐसे ही विस्फोट करवाने की कोशिश की, न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इस तरीके से कोशिश की, और उन्होंने ये सिद्धांत पाया कि नहीं, ये जो बात कह रहे हैं बिग बैंग जॉर्ज लेमेतेयर जी, ये लगभग सही है। पृथ्वी का निर्माण या ग्रहों का निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ है। तो बिग बैंग सिद्धांत का सीधा सीधा आपको इसका क्या याद रखना है, केवल एक चीज याद रखनी है, इसकी खोज किसने की या इसको किसने, इस सिद्धांत को किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेतेयर जी हैं, उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया। अब 1-2 सिद्धांत और है इसके। दूसरा सिद्धांत है इसी का, ये मतलब ब्रह्मांड के निर्माण का दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत। देखो, ये अभी जिन्होंने पढ़ रखा है उनको क्लियर, उनको और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 2-4 बार पढ़ोगे क्लियर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखो, साम्यावस्था का सिद्धांत, ये इसके 2-3 नाम और हैं। स्थिर अवस्था का सिद्धांत, ठीक है, सतत सृष्टि का सिद्धांत इसका नाम है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, केवल सिंपल सा आएगा कि साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया। तो उसके लिए लिख लीजिए, जो साम्यावस्था का सिद्धांत है उसके जनक हैं थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी करके हैं, ठीक है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत दिया, ये कौन सा सिद्धांत है, साम्यावस्था का सिद्धांत या सतत सृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया, थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी। जो तीसरा सिद्धांत है, तीसरा जो अपना सिद्धांत है वो सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है तीसरा, दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया, इस सिद्धांत को दिया एलन संडेज जी ने। एलन संडेज जी ने इस सिद्धांत को दिया, किसको, दोलन सिद्धांत को। अच्छा, एक और सिद्धांत है, एक और सिद्धांत मैं यहीं लिखे दे रहा हूं, दोलन, ये साम्यावस्था का हो गया। अब मैं यहीं लिख दे रहा हूं, एक और सिद्धांत है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का सिद्धांत है अपना स्फीति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत। जो अपना स्फीति सिद्धांत है ये दिया है अलेन गुथ ने। अलेन गुथ जी ने दिया स्फीति सिद्धांत। अब देखो, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा परेशान नहीं होना। पहला कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेतेयर। पहली बात, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेतेयर।
दूसरा अपना सिद्धांत कौन सा था? दूसरा सिद्धांत था साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी। और तीसरा सिद्धांत अपना आया था दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसने दिया? एलन संडेजली ने। और चौथा सिद्धांत है स्पीति सिद्धांत, अलेन गुथ। क्लियर? तो ये 4 सिद्धांत हैं। यहाँ से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो पहले सिद्धांत बता दिया। और ये पूरे सिद्धांत किससे हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग सिद्धांत है। किस तरीके से कोई न्यूट्रॉन कह रहा है इसके कारण हुआ, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से। कोई कह रहा है कि पहले स्थिर थी, इस तरीके से फिर पृथ्वी का बाद में निर्माण हुआ, ये मतलब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान है कि इसमें विस्फोट हुआ था और अलग अलग अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड इस तरीके से, और बाद में इनका निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे लावा ठंडा हुआ। आगे इन चीज़ों की और चर्चा करते हैं। देखो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है? अब देखिए इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है अपना। कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। अब मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिया है। देखो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष क्या है? अब यहाँ समझिए। देखो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.45 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर। एक बात याद रखना, यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 4 ऑप्शन दे देते हैं, ये बिल्कुल इसको रट के रख लो। 9.45 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर एज इट इज, ऐसा ही बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा आपको। मैं समझा दे रहा हूँ प्रकाश वर्ष क्या है। देखो सब दूरी की, यदि एक क्वेश्चन ये पूछे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पहला क्वेश्चन ये होता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है पारसेक। क्या कहलाती है? पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष। कितना होता है एक पारसेक बराबर? 3.6 प्रकाश वर्ष। अच्छा, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष। मतलब पारसेक क्या हो गई? दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो गई। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो गया? 9.45 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर। ये अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.45 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर। और पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, इनको तीनों को एकदम रट के रख लेना है और कुछ नहीं। अब इसमें 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष, इसमें क्या समझोगे? कुछ समझने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा याद करना। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखो प्रकाश वर्ष में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्लियर हो गया कि प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। क्वेश्चन ये आ जाए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। बात क्लियर? अब चलिए अगले टॉपिक में। देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है अपना, वो है मंदाकिनी या आकाशगंगा। अच्छा, आकाशगंगा या मंदाकिनी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अच्छा, तारे, आकाशगंगा मंदाकिनी बहुत बार सुना, और साथ में तारे आपने ये पढ़ा होगा कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, तारे का निर्माण कैसे होता है, उसकी एक पूरी ऐसी कहानी है तारे के निर्माण की। मैं भी आपको उस तारे के निर्माण की कहानी बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि तारा बनता कैसे है। आकाशगंगा मंदाकिनी, इसमें क्या है कि ये तारों का एक समूह है। क्या है? तारों का एक समूह है जो कैसा है? आकाश में धुंधला सा जहां पर धुंधला सा दिखाई देता है, बहुत सारे तारे रहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर जैसे ये बहुत सारे यहाँ पर स्टार बने हुए हैं, ये तारों का समूह है। और ये अब यहाँ से देखोगे आप तो ये धुंधला सा दिखाई देता है। यही जो एरिया है, ये एरिया तारा निर्माण की यही प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा या मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तारा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका शुरुआत का गैसपुंज इसको बोला जाता है। आप जब पढ़ोगे और डिटेल में इसको, तो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज कहलाता है। और वहीं पर क्या, उसी क्षेत्र को अपन क्या बोल देते हैं? मंदाकिनी बोल देते हैं, आकाशगंगा बोल देते हैं। अब देखो सबसे पहले तारा, जब अपन जो शब्द स्टार अपन ने बात की, अब इसके आकाशगंगा मैंने बताया आकाशगंगा क्या होता है।
अब सबसे इससे पहले अपन ये देख लेते हैं तारा बनते कैसे हैं। जो स्टार आपने देखा, बहुत ही रोचक कहानी है स्टार बनने की। अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, तो तारा की जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा सोल्फ तारा, लाल दानो तारा, ठीक है, ये बहुत सारे आपने देखे मतलब सुने होंगे और पढ़ा होगा। तारा जो मंदाकिनी का निर्माण है, मैंने अभी बताया कि मंदाकिनी का निर्माण किस तरीके से, जो क्षेत्र मंदाकिनी कहलाता है, मतलब क्या है, जैसे जो आकाश गंगा है, अपनी जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में क्या होता है, बहुत सारी गैस है, ठीक है। उन गैसों में क्या होता है कि परस्पर गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आकाश गंगा का क्षेत्र है पूरा का पूरा, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, और यहाँ गैसें हैं। इनमें परस्पर गुरुत्वाकर्षण, अब ये ऐसे ऐसे राउंड कर रहा है, तो इसमें परस्पर क्या होता है, ये क्रियाशील हो जाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होने लगता है कि हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस जारी हो जाती है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस जारी हो जाती है, और क्या होता है, स्टार का निर्माण हो जाता है। बात अब यहां से चालू होती है कि हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की जैसी प्रोसेस चालू हो गई और स्टार बन गया। अब इसमें आगे क्या होता है, इसमें आगे क्या होता है, इस क्षेत्र को मैंने यहां पर पहले से ही आपके नोट करने के लिए लिख के रख दिया है। देखो, परस्पर गुरुत्वाकर्षण की क्रिया मैंने बताया और स्टार का निर्माण हुआ। जैसे स्टार बन गया, अब हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस चल रही है। जैसे कहते हैं सूर्य है, सूर्य में अपनी क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस चल रही है अभी। आगे कहते हैं कुछ सालों बाद एक ऐसा भी समय आएगा कि जब उसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा। बात समझ में आई? आपने बहुत सारे पेपरों में कभी कभी ये रिसर्च छपती रहती है, आपने सुना भी होगा, किताबों में भी लिखा मिलता है। ऐसी स्टार का है कि इसमें प्रोसेस चलती रहती है, और क्या होता है कि इसका अंदर का जो रहता है ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। जैसे ही इसका हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है, तो केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होता है, तो क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन समाप्त हुआ, तो यहाँ पर पहले प्रोसेस चल रही थी, तो ये इसका जो केंद्रीय भाग है, जो क्षेत्र है केंद्र का स्टार का, वो छोटा होने लगता है। कैसा होने लगता है, संकुचित होने लगता है। क्या होने लगता है, संकुचित होने लगता है। इस तरीके से ये, मतलब इसको तो मैं इस तरीके से ही बना सकता हूं, लेकिन ये केंद्रीय भाग जो इसका है ये संकुचित होने लगता है, ये छोटा होने लगता है केंद्रीय भाग। यहीं पर प्रोसेस चल रही थी हाइड्रोजन से हीलियम की, और आपने अभी देखा फर्स्ट फेज में क्या है कि इसका हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है, बाहरी आंतरिक क्षेत्र का। लेकिन बाहर ये प्रोसेस चल रही है अभी हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की। जब ये यहाँ हाइड्रोजन समाप्त हुआ और ये छोटा हो गया, और ये क्या है, गर्म रहता है, छोटा हुआ और कैसा रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। और ये दूसरी बात क्या है कि बाहरी क्षेत्र में हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस चलती रहती है। जब ये गर्म रहता है और यहाँ अब प्रोसेस खत्म हो चुकी है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होने लगता है। ठंडा जैसे ही होगा तो ये किस कलर का दिखने लगता है, ये दिखने लगता है रेड कलर का। कैसे, रेड कलर का दिखने लगता है, तो इसको बोलते हैं अपन, नाम दे देते हैं लाल दानो तारा। जो ऐसे तारे दिखते हैं, मतलब बहुत सारे स्टार हैं, उन स्टारों में पहले तारा बन रहे हैं, किसी में हाइड्रोजन अंदर चल रहा है, हीलियम की प्रोसेस चल रही है, बढ़िया सा स्टार चमक रहा है, देखने में मिल रहा है। कुछ स्टार ऐसे हुए कि जिनमें ये प्रोसेस चल रही थी, अंदर का हाइड्रोजन समाप्त हुआ। दूसरी बात, हाइड्रोजन समाप्त हुआ तो उसका केंद्रीय भाग क्या हो गया, संकुचित हो गया। बाहरी क्षेत्र में हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस चल रही है, केंद्रीय भाग जैसे ही संकुचित हुआ, तो अब ये गर्म क्षेत्र था, क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहा था, तो ये ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद कारण क्या हो गया कि ये रेड कलर का दिखता है। जैसे ही रेड कलर का दिखने लगा तो उसका एक नाम रख दिया कि ऐसे तारे जो भी दिख रहे हैं रेड कलर के, तो उसमें ये पता चल जाता है कि ये लाल दानो तारा है। साथ में इसमें हुआ क्या, जो भाई पहले प्रोसेस में होता है ये हुआ, इस कारण से लाल दानो तारा बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब लाल दानो तारा यहां बन गया, लेकिन अभी बाहर ये जो प्रोसेस चल रही है, इसके बाद अब हाइड्रोजन समाप्त है अंदर का, अंदर बचा क्या है, हीलियम। क्या बचा है, हीलियम अंदर अभी है, हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है। हीलियम क्या करता है कि हीलियम जो है तो अब बदलने लगता है ये कार्बन में। किसमें बदलता है, हीलियम बदलता है कार्बन में, ठीक है। हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहा था, अब बचा हीलियम, तो हीलियम किसमें बदलने लगा, कार्बन में बदलने लगा, ठीक है। और कार्बन जो है तो वो अन्य पदार्थों में बदलना शुरू कर देता है। जैसे कार्बन बदलने लगता है लोहा में, किसमें बदलने लगता है, लोहा में बदलना शुरू हो जाता है कार्बन। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। स्टार बन गया, आकाशगंगा थी, स्टार का निर्माण हुआ, स्टार बना, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रोसेस जारी है। अब अंदर क्या होता है कि अंदर स्टार की हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन समाप्त होता है तो वो केंद्रीय भाग कैसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, और वो पहले गर्म रहता है तो क्या ठंडा होने लगता है।
तो वो दिखता कैसे है, रेड कलर का दिखता है। बाहरी क्षेत्र में हाइड्रोजन से हीलियम की प्रोसेस चल रही है, रेड कलर का जब ये दिखता है, ठीक है, क्या कहा, रेड कलर का दिखता है। तो इस क्षेत्र को ऐसे तारा जो भी ऊपर दिखते हैं सैटेलाइट से या दूरबीन से, तो उनको क्या बोलते हैं, ये लाल दानव तारा है। बात यहाँ तक समझ में आई। आगे मैंने क्या कहा कि अंदर का हीलियम समाप्त, हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है, अब हीलियम बचा है। तो हीलियम अब अंदर क्या करता है कि हीलियम बदलने लगता है कार्बन में, ठीक है। अब कार्बन में बदलने लगता है, प्रोसेस है ये। हीलियम किसे बदलता है, कार्बन में, और कार्बन बदलता है कैसे, भारी पदार्थों में। भारी पदार्थ जैसे लोहा, आयरन, इसमें लोहा आयरन जो इसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें बदलने लगता है। अब ये बताओ, जब ये क्षेत्र है, अब ये स्टार का क्षेत्र, अब ये आयरन में परिवर्तित हो गया, इसमें लोहे में बदलना शुरू हो रहा है, इसके अंदर का क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये लोहा में बदलने लगता है, आयरन में, तो इसमें हो जाता है, इस स्टार में तीव्र विस्फोट होता है। इसमें भी क्या होता है, विस्फोट होने लगता है, ठीक है। तो इस विस्फोट को क्या बोलते हैं, इस विस्फोट का पर्टिकुलर नाम है सुपरनोवा विस्फोट। क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। देखो ये पढ़ना इसलिए क्योंकि यहाँ से यदि कॉन्सेप्ट वाला डीपली क्वेश्चन पूछता है कि जब स्टार में विस्फोट होता है उसको किस नाम से जानते हैं, इस तरीके से कुछ भी, उसमें ऐसा क्या होता है कि विस्फोट होता है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक आध दो बना दिए। आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन से हीलियम में बदला, हाइड्रोजन समाप्त हो गया, तो उसको, उसके बाद क्या, वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद वो कैसा, रेड कलर का दिखता है, तो उसको लाल दानव बोलते हैं। उसके बाद हीलियम रहता है, हीलियम बदलता किस में है, हीलियम जो रहता है वो बदलता किस में है, कार्बन में, और कार्बन बदलता है लोहा में। अब अंदर लोहा बदल गया मतलब वो भारी पदार्थों से युक्त हो गया, तो उसमें क्या होता है, अंदर विस्फोट होने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, और उसका नाम क्या है, सुपरनोवा विस्फोट। यहां तक बात क्लियर हो गई। जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो इसके टुकड़े यहाँ वहाँ हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब तो इसके अंदर क्या है, लेकिन इसके टुकड़े बिखर जाएंगे पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, जो विस्फोट होता है तो उसमें जो उसके टुकड़े होते हैं, तारे के जो टुकड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये टुकड़ा है तारे का, एक ये टुकड़ा है, ये जो टुकड़े रहते हैं, इनकी जो अपने चंद्रशेखर जी थे, अपने खगोल शास्त्री, उन्होंने भी बताया, और उसका एक ये बताया कि इनका द्रव्यमान नापा जाता है 1.4 ms। 1.4 ms से इनका द्रव्यमान नापा जाता है। जो भी टुकड़े, बात समझना, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, टुकड़े बने, जो भी टुकड़े 1.4 ms सूर्य के द्रव्यमान के बराबर से, इनके द्रव्यमान का जो नापने की प्रोसेस रहती है उसी से इसको नापा जाता है। जो भी टुकड़े 1.4 ms से ज़्यादा के हैं, बात समझ रहे हो ना, कि जो भी टुकड़े 1.4 ms से ज़्यादा के हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं। और जो टुकड़े 1.4 ms से कम के हैं, क्या है, जो टुकड़े 1.4 ms से कम के हैं, उनमें क्या होता है कि उनका काम यहीं से होने लगता है समाप्त। 1.4 ms से जो ज़्यादा के टुकड़े हैं वो मुक्त रूप से घूमते हैं, उनमें अलग प्रोसेस चलती है, वो इसके जस्ट आगे की प्रोसेस है। लेकिन अभी यहाँ तक एक सीमा बना दी गई, इसको चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। 1.4 ms से कम वाले जो द्रव्यमान के रहते हैं उसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, ये बात की खोज किसने की है, इस बात को प्रमाणित किसने किया, और चंद्रशेखर जी ने किया है कि 1. जो टुकड़े हैं 1.4 ms से जो ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं वो मुक्त हो जाते हैं, उनकी एक अलग प्रोसेस है। उसके बाद जो इससे छोटे होते हैं उनका तारा निर्माण की प्रक्रिया यहीं से समाप्त होनी शुरू हो जाती है, मतलब उनका मृत्यु नज़दीक आ गई है, 1.4 ms से कम है। उसमें होता क्या है कि वो जो है तो आपकी नाभिकीय ऊर्जा, जो हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है 1.4 ms से जो छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे ये समाप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा, तो उनका एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं कि अब इनकी नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं श्वेत वामन। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। अब देखो रेड मतलब लाल दानव, आपको पता चल गया, और ये हो गया श्वेत वामन। श्वेत वामन कौन से हैं कि वैसे तारे, सुपरनोवा विस्फोट हुआ 1.4 ms से जिनकी द्रव्यमान कम है, ठीक है, उनका क्या है, प्रोसेस समाप्त नाभिकीय संलयन की, और उनको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन तारे के रूप में अपन जानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन तारा। और इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है, जीवाश्म। जीवाश्म तारा के रूप में भी इन्हीं को बोला जाता है कि ये कैसे हो जाते हैं, जीवाश्म तारा कहा जाता है इनको, ठीक है। अब इनके दो नाम हो गए छोटे टुकड़ों को, श्वेत वामन और जीवाश्म। और एक तीसरा और है, जब ये ठंडा हो जाता है, अभी विस्फोट हुआ है,
जब ये ठंडा होता है तो इनका एक और नाम है काला वामन। क्या नाम है? काला वामन इनको बोलते हैं, काला वामन। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो सिंपल सा है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, सब लोग समझ गए होंगे। एक विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। 1.4 ms से जो ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं वो मुक्त हो गए, उनकी एक अलग संलयन क्रिया चलेगी, उनकी एक अलग प्रोसेस होगी। लेकिन उससे जो छोटे हैं, जिसको 1.4 ms जो बात है वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, उससे जो छोटे टुकड़े हैं उनको क्या नाम दिया गया? श्वेत वामन। ठीक है, अब ये जैसे ही ठंडे होते हैं और इसको जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, और जब ये ठंडे होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? काला वामन तारे के रूप में अपन जानते हैं। यहाँ तक होगी बात समझ में आए? अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो 1.4 ms से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, तो अब जैसे तारा है ये 1.4 ms से बड़ा वाला है, ठीक है, ये छोटा था, ये 1.4 ms से ज़्यादा बड़ा है। इसमें क्या होता है कि इस वाले तारे में जो ज़्यादा बड़े हैं ये मुक्त रूप से घूमते हैं, ठीक है, आकाश में मुक्त रूप से घूमते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब ये बहुत स्पीड में घूमते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इनसे बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इससे बाहर चला जाता है, ठीक है। नाभिक को मतलब इतने बेग पे जब विस्फोट होता है इतने बेग पे घूमते हैं तो जिसके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इसको छोड़ करके, नाभिक को छोड़ करके वो बाहर निकल जाते हैं। अब सीधी सीधी कहानी समझिए, ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स यहाँ पर है थोड़ा सा, लेकिन आप केवल अभी इतना समझिए कि जब विस्फोट होता है और 1.4 ms से ज़्यादा होता है तो ये इसमें क्या होता है, तीव्र वेग के कारण कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बाहर। नाभिक में बचता क्या है? नाभिक में केवल बचता है न्यूट्रॉन। क्या बचता है नाभिक में? इनके न्यूट्रॉन बचता है, न्यूट्रॉन बचता है। देखो मैंने बताया 1.4 ms से कम वाले की प्रोसेस क्या है। अब 1.4 ms से जो ज़्यादा है उनमें क्या होता है कि वो जैसे विस्फोट होता है तो तीव्र वेग से आकाश में, अंतरिक्ष में वो घूमते हैं। उनमें क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको नाभिक को छोड़ करके बाहर विमुक्त हो जाते हैं। इतनी बात पहले हो गई। केवल अंदर क्या बचता है? न्यूट्रॉन। जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और अंदर न्यूट्रॉन बचता है तो इस अवस्था को, जब केवल न्यूट्रॉन बचता है, इस अवस्था को इनका नाम हो जाता है न्यूट्रॉन तारा। इनको क्या बोलने लगते हैं कि ये कौन से तारे हैं? न्यूट्रॉन तारे हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई? बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, सिंपल सी है, क्लियर हो गई होगी। अब देखो आगे, ये न्यूट्रॉन तारा हो गए। इसके आगे क्या है कि अब जो न्यूट्रॉन तारा रहता है वो भी क्या है, वो भी अंदर ही अंदर सिकुड़ने लगता है। जब ये सिकुड़ता है, ठीक है, तो इसके सिकुड़ने से ये इतना ज़्यादा, इस तारे को इतना ज़्यादा सिकुड़ जाता है, पूरी तरीके से इस तरीके से हो जाता है, इतना हो जाता है कि इसके अंदर से प्रकाश का वेग भी नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता? प्रकाश का वेग, यानी कि प्रकाश भी नहीं इसके अंदर से परावर्तित हो सकता। इसी तारे को या इसी प्रोसेस को या इसी क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, जो आप लोगों ने हमेशा नाम सुना होगा, ब्लैक होल। आपने सुना होगा कि ब्लैक होल की घटना देखी गई, ब्लैक होल देखा गया, उससे तारे। अब ये है कि ऐसे ही यदि आकाश में लाखों ब्लैक होल हो जाए तारे, उनसे प्रकाश भी नहीं आ सकता, और सूर्य की रोशनी यदि इनसे पड़ करके और यदि ये वो नीचे आए, सूर्य के बाद आए, एक ऐसी अपन सोच रहे हैं, ऐसी कोई थ्योरी है नहीं है, फिर भी एक अपन अपनी सोच इस चीज़ की थिंकिंग कर सकते हैं, तो सूर्य का प्रकाश इनसे प्रकाशित होकर के आएगा ही नहीं, है ना, पूरी तरीके से। तो मतलब ब्लैक होल क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन विमुक्त हो जाते हैं, केवल न्यूट्रॉन बचता है, तो न्यूट्रॉन कैसा हो जाता है? संकुचित हो जाता है। और संकुचित होने के बाद इतना संकुचित हो जाता है धीरे धीरे करके कि वो पूरी तरीके से उससे प्रकाश भी मतलब गति नहीं कर पाता, वहाँ प्रकाश भी नहीं जा पाता। बात समझ में आ रही है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि ब्लैक होल बोलते हैं, कि ये कैसा है? ब्लैक होल है। बात समझ में आए? अब देखो ये पूरी जो प्रोसेस है तारा निर्माण की, थोड़ी सी टफ है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं कि अपन लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर ना कर सकें। तो आई होप आपको मेरा ये पूरा वीडियो जो आज मैंने बनाया है ये समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं डाउट है तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि यदि आपको फिर भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए। उसके लिए अपन ने ये रखा है कि अलग से एक वीडियो बनाएंगे केवल जो आपके डाउट होंगे उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।